हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं एससीईआरटी की कक्षा 7 की ये पुस्तक जो कि पाठ 6 है और सल्तनत कालीन की संस्कृति इस पाठ का नाम है, जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ 6 कक्षा 7 सल्तनत कालीन की संस्कृति। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के पर जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट्स, बैच courses and mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions and answer writing sessions, live test series and study material PDF format। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलते हैं। और अनअकैडमी लेकर आया है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर 1। तो फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। इस कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस किस टाइम पर आपको दी जाएंगी और किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो नंबर 1 पे है रैपिड रिवीजन क्लास ऑन ईवीएस फॉर सीटेट, जो कि 10 बजे होगी सुबह, और ये ली जाएगी अंजलि रोहिला के द्वारा। और ये सारी चीज़ें 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक लगातार चलती रहेंगी, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। सेकंड रैपिड रिवीजन क्लास ऑन संस्कृत फॉर सीटेट पेपर 1 PM प्रकाश प्रजापति। थर्ड रैपिड रिवीजन क्लास ऑन हिंदी फॉर सीटेट 2 PM मनोज कुमार। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन मैथ फॉर सीटेट 7 PM धर्म सिंह। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन इंग्लिश फॉर सीटेट 8 PM सौम्या मेहरा। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन CDP फॉर सीटेट 12 PM मोनिका कुशवाहा। आप अपने सब्जेक्ट और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको अनअकैडमी पर ही मिलेंगी। इसके साथ टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, यानी कि आपके लिए डेली टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे तक चलेगा। और ये बिल्कुल फ्री होगा, आप आज ही एनरोल करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और ये सीरीज़ में आपको CDP इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS, सोशल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब। और ये जो टेस्ट पेपर हैं ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होंगे। द एनालिसिस फॉर द डेली करंट अफेयर्स टेस्ट विल बी डन बाय द टॉप एजुकेटर्स। और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के में का जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टेट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के ये सब्सक्रिप्शन हैं। और सभी के अलग अलग प्राइस हैं। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेकर अनअकैडमी प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठाएं और इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ था वो 1206 ईस्वी में हुआ और जो अंत हुआ वो 1526 ईस्वी, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। वहाँ पर सल्तनत कालीन का अंत हो चुका था। और उसके बाद यानी कि 1526 के बाद मुग़ल काल जो था वो स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। केंद्रीय शासन कैसा था? केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और न्याय में उसी का निर्णय अंतिम होता था। प्रांतीय शासन, समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। ध्यान रखिए,
प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। तो क्वेश्चन आता है मुफ्ती या वली क्या है? तो प्रांत का गवर्नर जो था वो मुफ्ती या वली या इक़्तिदार कहलाया जाता था। इसके बाद स्थानीय शासन, प्रत्येक शिक को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का जो मुखिया था वो मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण और वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती चली गई। सल्तनत कालीन समाज कैसा था? सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों और विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा होने लगी थी। पर्दा जो प्रथा थी वो भी मजबूत की गई। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई और ये तुर्कों के आगमन के बाद हुआ। इनका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लग गई। भक्ति आंदोलन और सूफी जो संत थे वो भी सल्तनत कालीन से संबंधित हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भक्ति आंदोलन और सूफी संतों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन पर भी फोकस ज़रूर करें। धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया और इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर जी काशी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं थी साखी, सबद और रमेनी। तो आपको रचनाएं याद रखनी है। मीराबाई ये मेड़ता के राठौड़ राणा रतन सिंह की पुत्री थीं और मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थीं। गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ। तो कहाँ पर हुआ है? पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। इन्होंने सिख धर्म चलाया और एक एकेश्वर का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भ्राय आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी, भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु इन्हीं भक्तों संतों की तरह एक मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। लल्ला देव कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थी शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद हैं। फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की ही सही समझ है। और ये बिल्कुल सही बात है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो अजमेर में है। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है और एक बार क्वेश्चन आया भी है कहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही है, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव भी पड़ा है। फारसी से बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए हैं। महमूद गजनबी के समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। अलबरूनी तो महमूद गजनबी के साथ ही भारत आए थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों
के दरबार में शरण भी ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद्य रचना की थी। इस श्रेणी में नरपति नाला का बीसल देव रासो तथा खुमान रासो भी उल्लेखनीय है। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे गोरखनाथ, कबीर आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो हमारी जब ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब आप चेक करना कि आपने कितने गहराई से तैयारी की है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन आंसर हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। स्थापत्य कला ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि लेकर आए। सल्तनतकालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुम्बद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं, और कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई थीं। ईरानी व तुर्क कारीगर से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी, और उन कारीगरों ने भी भारत के कारीगरों से के हुनर सीखे। मंदिर में मेहराबें व गुम्बद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खम्भे बनने लगे। चित्रकला और संगीत भी सल्तनत काल में काफ़ी उभरी है। मेहराब, गुम्बद, मीनारें आप देख सकते हैं किस तरह से बने हुए हैं। ये मेहराब है, ये गुम्बद है और ये मीनार है। भारतीय संगीत पर फारस और अरब का संगीत शैली का प्रभाव पड़ा है। सितारे, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। गुम्बद का आंतरिक भाग ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। अस्त्र शस्त्र का विकास भी सल्तनत काल में हुआ। सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थीं। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान और गुजरात में निर्मित जमधा, छुरे, धनुष तथा तीरों की भी बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूकें सर्वोत्तम होती थीं, और तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल और हथियार, बंदूकों तथा तोपों, गोले आदि में भी होता था। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विज्ञान विषयों में अनुसंधान को सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। जैसे बर्नी ने अपनी तारीख फिरोज शाही, तो ये बर्नी की किताब है तारीख फिरोज शाही, में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे। मच्छेंद्र से संबंधित क्वेश्चन आया है यूपी टेट में ही, ध्यान रखिए। तो मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे जो मशहूर शल्य चिकित्सक थे। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काटकर पत्थरी निकाल देते थे और मोतियाबिंद को भी समाप्त कर देते थे। तो उस टाइम पर भी ऑपरेशन होते थे। उस टाइम पर भी जो सर्जरी है वो भी होती थी। कृषि। देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने लगे थे। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी यानी कि राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। तो यहाँ पर व्यापार और उद्योग से संबंधित है। शाही कारखाने हुआ करते थे जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे।
इसके बाद वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। यातायात, लोग सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर आदि, कभी कभी गधे, ऊँटों का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दी है, जीतल क्या है, 3rd नंबर पर आप देख सकते हो। ये सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, जीतल। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको दिए हुए हैं। हम फिर से एक बार जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के उन सभी को इकट्ठा करके नोट्स के रूप में चैनल के माध्यम से आपको करवा दूंगी। तो आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। और वीडियो भी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।